हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 न्यू सिलेबस महाराष्ट्र बोर्ड हिस्ट्री सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए थे, इसलिए मैंने हिस्ट्री का वीडियो बनाया है। तो आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं जो न्यू सिलेबस की टेक्स्ट बुक है। चैप्टर नंबर 2 से हम आज स्टार्ट करने वाले हैं यूरोपियन कॉलोनियलिज्म। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कॉलोनियलिज्म, मीनिंग, नेचर एंड कॉजेस ऑफ द राइज ऑफ कॉलोनियलिज्म। ओके, तो जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं करा लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं। और जिसको भी हिस्ट्री हार्ड लगता है, मैं आपको इजी वे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो किसी को भी हिस्ट्री हार्ड नहीं लगेगा और आप इजी वे में लर्न कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं आगे भी आपके हिस्ट्री के वीडियोस डालने वाली हूँ और ज्योग्राफी के भी वीडियोस आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेसन। फर्स्ट यहाँ पर आपको टेक्स्ट बुक के अंदर बताया है कॉलोनियलिज्म इज अ पार्ट ऑफ इम्पीरियलिज्म। आफ्टर दैट उन्होंने बताया है आपको एक्सप्लेनेशन कॉलोनियलिज्म है क्या। ओके, कॉलोनियलिज्म है क्या, तो इन्होंने बताया है द एक्ट ऑफ अ डेवलप्ड नेशन ऑक्यूपाइंग द लैंड ऑफ अ लेस डेवलप्ड distinct nation and establishing their rule on the occupied country is known as colonialism। बेसिकली यहाँ पर बता रहे हैं कि colonialism क्या है। तो एक जो लेस डेवलप्ड कंट्री है उसको क्या करते हैं, जो बहुत ही पावरफुल नेशंस होते हैं, बहुत ही वेल डेवलप्ड नेशंस होते हैं, वो क्या करते हैं, उस टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर लेते हैं और उसके ऊपर रूल करते हैं और उसको पॉलिटिकली कंट्रोल भी करते हैं। ठीक है, रूल करते हैं मतलब उसके ऊपर पॉलिटिकल कंट्रोल भी उनका होता है और वो उसको इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट भी करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये पावरफुल नेशन है तो ये छोटे से नेशन जिसके पास कम पावर है, जिसके पास इतनी ज़्यादा आर्मी नहीं है और वो डेवलप्ड नहीं है, तो ये क्या करता है, इसको ऑक्यूपाई कर लेता है और अपने जो रूल है उसके ऊपर रूल करता है और उसको इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट भी करता है। ओके, कंट्रीज लाइक इंग्लैंड, फ्रांस, पोर्चुगल, स्पेन एक्सेट्रा ऑक्यूपाइड द नेशंस इन एशिया एंड अफ्रीका। अब यहाँ पर बताया है कि जो कंट्रीज़ है इंग्लैंड, फ्रांस, पोर्चुगल, स्पेन, ये सारे के सारे डेवलप्ड नेशन है। ओके, तो ये सारे डेवलप्ड नेशन ने क्या किया था, जो एशिया और अफ्रीका ये दोनों भी नेशंस को ऑक्यूपाई करा था और अपनी कॉलोनीज बना ली थी। कॉलोनीज बनाना मतलब उनके ऊपर खुद का राज करना और जो भी पॉलिटिकल कंट्रोल भी करते थे और वहाँ पे जो रॉ मटेरियल अवेलेबल था एशिया और अफ्रीका के अंदर, रॉ मटेरियल जो भी अवेलेबल था वो अपनी कंट्रीज में लेकर आते थे, तो इनको बेनिफिट होता था। नेक्स्ट बताया है इंडिया वाज वन ऑफ द कॉलोनीज ऑफ इंग्लैंड। हम सभी को पता है कि इंग्लैंड इंडिया के ऊपर रूल करते थे और इंडिया कॉलोनी थी किसकी, इंग्लैंड की। वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक है कॉलोनियलिज्म का is to transport the raw material from the colonies to one's own country and use the colonies as a marketplaces for selling their final products। अब इसका मतलब क्या है, देखिए ये जो मैंने हाईलाइट करके बताया है, ये जो कॉलोनियलिज्म है इसका बहुत ही ज़्यादा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है कि जो डेवलप्ड नेशन होते थे वो अंडर डेवलप्ड नेशन के ऊपर रूल करते थे और वहाँ से रॉ मटेरियल लेकर जाते थे अपनी कंट्री के अंदर। ठीक है, और वहाँ पे वो क्या करते थे, प्रोडक्ट्स बनाते थे और वही प्रोडक्ट्स को क्या करते थे, फाइनेस्ट प्रोडक्ट को बनाकर अंडर डेवलप्ड नेशन में अपनी मार्केट ढूंढते थे और वहाँ पे वो उसको सेल करते थे, सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स। ठीक है, पहले उन्होंने क्या किया, रॉ मटेरियल लिया, कहाँ लेके गए, अपनी ओन कंट्री के पास लेके गए। ठीक है, और बाद में क्या किया, वही प्रोडक्ट्स जो रॉ मटेरियल थे उससे फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाया, अच्छा सामान बनाया और सेल कहाँ करा, हमारी कंट्री के अंदर। फॉर एग्जांपल ये देखो मैं ड्रॉ करके बताती हूँ, ये डेवलप्ड कंट्री है। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल इंग्लैंड है और ये इंडिया है। ठीक है, तो इंग्लैंड ने क्या किया, उसने इंडिया के ऊपर कंट्रोल कर लिया और यहाँ से रॉ मटेरियल लेकर गए अपनी कंट्री के अंदर। ठीक है, ये क्या लेके गए, रॉ मटेरियल लेके गए और इन्होंने क्या किया, बाद में सेल किया अच्छा वाला प्रोडक्ट जो इन्होंने बनाया। ठीक है, सेल किया प्रोडक्ट किसको, इंडिया को। तो इनके दो मेजर पर्सपेक्टिव यही थे कि इनको रॉ मटेरियल लेकर जाना था और बाद में मार्केट भी इनको मिल गई थी।
नेक्स्ट, colonialism indeed gives rise to political and economic slavery, but it also causes psychological slavery. यहाँ पर सब लोग ध्यान देंगे, कॉलोनीज बनाते बनाते कॉलोनियलिज्म से क्या हुआ था जनरेट, कॉलोनियलिज्म ने राइज किया था पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्लेवरी. पॉलिटिकल मतलब वो तो रूल करते थे हमारे ऊपर, और इकोनॉमिक स्लेवरी मतलब हमारा जो रॉ मटेरियल था, जो अच्छे अच्छे मिनरल्स थे, गोल्ड था, वो अपने कंट्रीज में लेकर जाते थे. ठीक है, इकोनॉमिक स्लेवरी हो गई. अब इससे क्या हुआ, साइकोलॉजिकल स्लेवरी भी हो गई. ठीक है, साइकोलॉजिकल स्लेवरी मतलब जो हमारा जो माइंड है सोचने का और समझने का, जो हमारा पर्सपेक्टिव है, वो सारा का सारा चेंज हो चुका था जस्ट बिकॉज ऑफ कॉलोनियलिज्म. क्योंकि जो डेवलप्ड नेशन के पर्सन्स अंडर डेवलप्ड नेशन के पर्सन्स के ऊपर रूल करते थे, उसकी वजह से उनका सोचने का समझने का नज़रिया बदल चुका था. नेक्स्ट में आप यही समझेंगे, like for example racial attitude of the colonized countries and subsequent treatment given to the native people. native people कौन होते हैं, जो उस जगह के मूल निवासी होते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडिया के ऊपर जब इंग्लैंड ने राज किया, ठीक है, रूल किया था, तो इंडिया के जो पीपल थे वो नेटिव पीपल होंगे. ठीक है, क्योंकि हम इंडिया में ही रहते हैं, लेकिन बाहर से कौन आया था, इंग्लैंड के पर्सन्स आए थे. ठीक है, तो उन्होंने हमारे ऊपर रूल किया था, यही बता रहे हैं. तो नेटिव पीपल कौन होंगे, इंडिया के पीपल. तो यहाँ पे रेशियल एटीट्यूड जनरेट होता है और इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जनरेट होता है इन देयर माइंड. हमारे माइंड में क्या जनरेट होने लगा था, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स. इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स मतलब खुद ही के दिमाग में ऐसा सोचना कि हम दूसरों से कम है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास बहुत अच्छी लग्जरीज कार नहीं है और हम कहीं पर जाते हैं तो देखते हैं, अरे वाह इसके पास तो बहुत अच्छी कार है, तो कैसा लगता है, हम खुद ही अपने आप को इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स मतलब किसी से कम आंकने लगते हैं. ठीक है, और बहुत छोटा समझने लगते हैं अपने आप को. इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जनरेट होता है इन देयर माइंड कि ये लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं. फॉर एग्जाम्पल जब इंडिया के ऊपर रूल किया था तो इंडिया के पीपल सोचने लगे थे कि जो इंग्लैंड के पर्सन्स हैं वो अच्छे हैं. तो ये एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको बताया. ठीक है, नेक्स्ट है दे डेवलप्ड एन अपोलोजेटिक आउटलुक फॉर देयर ओन कल्चर एंड हिस्ट्री. अब यहाँ पे जो नेटिव पीपल थे, फॉर एग्जाम्पल जो इंडियंस थे, ठीक है, एग्जाम्पल से बता रही हूँ मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए, उनके मन में खुद के ही ओन कल्चर, जो उनकी ही जैसे जनरेट हुआ था ओन कल्चर, उसके ही ऊपर वो सोचने लगे थे कि मतलब उनका अच्छा है कल्चर या फिर नहीं है अच्छा कल्चर. फॉर एग्जाम्पल हम लोग इंडियंस धोती कुर्ता पहनते हैं और जो इंग्लैंड के पर्सन है वो मस्त सूट बूट पहनते थे, हाँ, और हैट्स भी लगाते थे बहुत अच्छी अच्छी. तो उनका थोड़ा कल्चर डिफरेंट था और हमारा कल्चर डिफरेंट था, तो इससे भी इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जनरेट होता है और अपोलोजेटिक एटीट्यूड जो आउटलुक जनरेट होता है किसके मन में, नेटिव पीपल्स के माइंड में, और उनको खुद की कल्चर और हिस्ट्री जो है वो अच्छी नहीं लगने लगती है जस्ट बिकॉज वो सोचते हैं कि जो डेवलप्ड नेशन के पर्सन्स हैं उसकी वजह से क्या हो रहा है, कॉलोनियलिज्म के कारण क्या हो रहा है, कॉलोनियलिज्म की वजह से ही ये सब हो रहा है. ठीक है, क्या हो रहा है, ओन कल्चर के चेंजेस आ रहे हैं. अपोलोजेटिक एटीट्यूड उनका जनरेट हो रहा है, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स उनके माइंड में जनरेट हो रहा है, और एट द एंड जो साइकोलॉजिकल स्लेवरी है वो हो रही है. साइकोलॉजिकल स्लेवरी मतलब जो उनका माइंड है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, साइकोलॉजिकल. ठीक है, नेक्स्ट है दे बिगन टू फील अनवर्दी. इट वॉज सेड दैट द सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर. अब ये जो मैंने हाईलाइट किया है स्टेटमेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. द सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर. अब जब ब्रिटिश का एम्पायर इतना बड़ा था, ठीक है, उनकी बहुत ज़्यादा अलग अलग नेशंस के ऊपर क्या था, रूल था, कंट्रोल था, पॉलिटिकल कंट्रोल था, तो ऐसा बोला जाता था कि उनका जो एम्पायर है वो इतना बड़ा है कि उनके एम्पायर में कभी भी सूरज नहीं डूबता.
अब ये कैसे, फॉर एग्जांपल जोग्राफिकल कंडीशन सबकी अलग अलग होती हैं, लैटिट्यूड्स डिफरेंट होते हैं। तो जब एग्जाम्पल से बता रही हूँ मैं, सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए, जब अमेरिका में क्या होता है, रात होती है, तो इंडिया में दिन होता है, ठीक है, ऐसे मतलब रिलेट करो, ठीक है। तो ऐसा ही बता रहे हैं कि जब फॉर एग्जांपल जब ब्रिटिश मतलब इंग्लैंड में जब सुबह होती थी तो इंडिया में रात होती थी, तो ऐसा उनका जहाँ पर भी कंट्रोल था, तो ऐसे अलग अलग एम्पायर्स थे उनके, ठीक है, अलग अलग जगह पर एम्पायर्स थे। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर, कि उनकी जगह पर कभी भी सूरज डूबता ही नहीं था। मतलब एक जगह पर अगर सूरज डूब गया तो दूसरी जगह पर निकलना ही है डेफिनेटली, क्योंकि उनकी लैटिट्यूड्स डिफरेंट है। लेकिन कंट्रोल तो ब्रिटिश एम्पायर का है ना, इंग्लैंड का ही कंट्रोल है अलग अलग टेरिटरीज पे, मतलब जो उनकी कॉलोनीज बनाई है उन्होंने अलग अलग जगह पर। It was the way to indicate the worldwide spread of British colonies. The British Empire encompassed the continent of Asia, Africa, America and Australia. अब देखो इनके जो कॉन्टिनेंट जो इन्होंने encompassed मतलब इन्होंने कैप्चर कर लिए थे, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मतलब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा उनका जो था रूल था, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भी था, इन्होंने बताया। देयर वाज अ कमर्शियल रिवोल्यूशन इन द 15th century यूरोप as a result of the discoveries of new lands by various seafarers. The traditional ways of commerce changed radically. अब क्या हुआ था, 15th century में कमर्शियल रिवोल्यूशन हुआ था, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ था, बहुत सारी डिस्कवरीज होना चालू हो गई थी। और डिस्कवरीज न्यू लैंड की क्यों हुई थी, क्योंकि बहुत सारे जो ये शिप्स चलाते हैं, सी फेरर्स, यहाँ पर लिखा है सी फेरर्स, मतलब जो बहुत सारे शिप यार्ड्स में लोग निकलते हैं डिस्कवरीज करने के लिए, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल वास्को ड गामा ने अलग अलग जैसे न्यू लैंड्स को डिस्कवर करने के लिए निकलते हैं, ऐसे ही यहाँ पर न्यू लैंड्स की डिस्कवरीज हो रही थी। यूरोपियन ट्रेडर्स बिगन टू इस्टेब्लिश देमसेल्व्स फर्मली इन एशिया एंड अफ्रीका। तो यूरोपियन ट्रेडर्स ने क्या किया था, अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया था एशिया के कॉन्टिनेंट में और अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में। तो यहाँ पर मेजर हमारा किस में ध्यान होगा, जब हम यूरोपियन ट्रेडर्स की बात करेंगे, एशिया में और अफ्रीका में। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हम मीनिंग एंड नेचर स्टडी करने वाले हैं। तो मीनिंग और नेचर में क्या लिखा है, देखिए, यूरोपियन रीच्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड विथ वेरियस इंटेंशंस सच एज अर्च फॉर एडवेंचर्स, टू अर्न नेम, टू डिस्कवर अननोन लैंड्स, टू सर्च फॉर गोल्ड माइंस एक्सेट्रा। अब यहाँ पर देखो, यूरोपियन रीच्ड मतलब कुछ तो इंटेंशन होगा ना उनके पीछे की वो क्यों ऐसा करते थे, ठीक है। यूरोपियंस ज़्यादा से ज़्यादा जो है वर्ल्ड के लैंड के ऊपर क्यों जाते थे, क्यों वो डिस्कवरीज करते थे, तो यहाँ पर बताया है आपको कि उनके बहुत सारे इंटेंशंस थे, ठीक है। यूरोपियन के बहुत सारे इंटेंशंस थे, बहुत सारे कारण थे इसके पीछे। तो बताया है, एक एक करके हम पढ़ेंगे। अर्ज फॉर एडवेंचर्स, मतलब उन्हें एडवेंचर करना अच्छा लगता था। फॉर एग्जाम्पल जैसे टू अर्न नेम, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे सी फेवर्स जो हैं वो वास्को डी गामा, ठीक है, एडवेंचर के लिए, और बहुत सारे लोग नाम के लिए, नाम कमाने के लिए, जैसे हिस्ट्री में उनका नाम आए, तो ऐसे भी लोग करते थे, ठीक है। टू डिस्कवर अननोन लैंड्स, टू सर्च फॉर गोल्ड माइंस। ये गोल्ड माइंस वाला एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि रॉ मटेरियल्स आ जाता है, तो जब वो फाइन गोल्ड माइंस डिस्कवर कर लेंगे अलग अलग नेशंस के अंदर, तो बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा उनको मार्केट में कंट्रोल करना, क्योंकि उनके पास ही ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे। इसलिए क्या करते थे यूरोपियंस, ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरीज को ऑक्यूपाई करने के लिए यूरोपियन रीच ऑल ओवर द वर्ल्ड विथ वेरियस इंटेंशंस। तो उनके बहुत सारे इंटेंशंस थे इसके पीछे, जो हमने एक एक करके स्टडी करी। नेक्स्ट है, later the trade and commerce increased to a great extent and the European countries began to compete with each other, ठीक है। अब यूरोपियन कंट्रीज के बीच में तो ट्रेड और बहुत सारे ट्रेड इंक्रीज हो गए थे। तो अब क्या हो रहा था, उनके खुद के ही बीच में यूरोपियन कंट्रीज, अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज की ही बात हो रही है, तो उनके खुद के बीच में झगड़ा चालू हो गया था, ठीक है।
झगड़ा मतलब compete कर रहे थे वो एक दूसरे से कि नहीं नहीं मेरा ज़्यादा प्रोडक्ट बिकना चाहिए, ठीक है, सेल होना चाहिए मार्केट के अंदर। और तो इसी वजह से क्या हो रहा था, उनके खुद के बीच में वो कंपटीशन जनरेट हो गया था टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, कि वो चाहते थे कि हम नंबर 1 बन जाए। यहाँ पर यही लिखा है, ठीक है, टू कम्पीट विथ ईच अदर, ठीक है, वो एक दूसरे से कम्पीट कर रहे थे। wherever the European went they established their colonies, और जहाँ पे भी यूरोपियंस जाते थे अलग अलग टेरिटरीज जो भी डिस्कवर करते थे वो उसको अपनी कॉलोनीज बना लेते थे, ठीक है, कॉलोनीज बना लेते थे। देयर वाज अ competition to gain economic, social and political supremacy among them, और इनके बीच में क्या था, मतलब ये कंपटीशन करते थे इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल सुप्रीमेसी, मतलब सुप्रीमेसी मतलब ये बहुत ज़्यादा सुप्रीम हो जाए, सुप्रीम पावर मतलब इनका ही पावर होना चाहिए। किसमें इकोनॉमिक मतलब जो इकोनॉमिकल जो वहाँ पे जो चीज़ें हैं उनके ऊपर, सोशल और पॉलिटिकल सारा का सारा इनका ही रूल होना चाहिए, और ये सुप्रीम बन जाए, मतलब वन एंड ओनली सुप्रीम, बहुत ज़्यादा बड़े बन जाए, बस इनका यही ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन इसमें ही था। एक्सट्रीम नेशनलिज्म, फीलिंग ऑफ रैशियल superiority, industrialization, aggressive approach, etc. are some of the factors that led to the growth of colonialism. अब ये जो अलग अलग वेरियस रीजंस हैं कि कॉलोनियलिज्म क्यों जनरेट हुआ, तो कॉलोनियलिज्म इसलिए जनरेट हुआ क्योंकि रैशियल सुपीरियॉरिटी मतलब लोगों को ऐसा लगता था कि फॉर एग्जांपल, एक सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है, कोई और इंटेंशन नहीं है और कोई भी इंटेंशन नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा रेशियल एटीट्यूड था लोगों के मन में कि गोरे लोग काले लोगों के ऊपर रूल करने के लिए ही बॉर्न होते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक रैशियल एटीट्यूड था, और मैं सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, और कोई भी मेरा इंटेंशन नहीं है, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, जिसकी वजह से बहुत सारे कैपिटलिस्ट क्लास इंक्रीज हो गए थे, बहुत सारे लोग रिच हो गए थे इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। एग्रेसिव अप्रोच और नेशनलिज्म, एक्सट्रीम नेशनलिज्म मतलब एक कंट्री जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम नेशनलिज्म मतलब वो अपनी कंट्री के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये सारे के सारे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से कॉलोनियलिज्म ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ गया। Europeans went to America, Australia, New Zealand. They found the climate of these regions favorable for them. अब ये जो यूरोपियंस जब गए थे ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, न्यूजीलैंड में, तो यहाँ का जो रीजन्स का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है ये इनके लिए फेवरेबल था, इसमें इन्हें कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन जो क्लाइमेट था एशिया का वो इनके लिए अनफेवरेबल था। Despite the climatic condition, favorable, unfavorable, Europeans displaced the indigenous people in their own land. Indigenous people मतलब जो वहाँ के ही लोग होते हैं, ठीक है। Indigenous people मतलब वो उनका रूट और जो उनके मूल निवासी होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इंडोजीनियस पीपल वहाँ के मूल निवासी होते हैं और उनकी रूट्स वहाँ पर ही होती हैं, ठीक है, जो एरिया है पर्टिकुलर। फॉर एग्जांपल जब महाराष्ट्र की बात आएगी तो मराठी पीपल जो होंगे वो इंडिजीनियस पीपल होंगे, और जो बाहर से आए हुए वो नॉन मराठी मतलब वो इंडिजीनियस नहीं होंगे पर्टिकुलरली, क्योंकि वो अलग अलग स्टेट से आए हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जब अलग अलग नेशंस की बात होती है तो ऐसा ही होता है। फॉर एग्जांपल इंडियंस, और जब हम कहीं और अमेरिका में जाते हैं तो हमें वो इंडियंस बोलते हैं, क्योंकि वो हम वहाँ का मूल निवासी नहीं है, ठीक है। आप कितने भी सालों साल अमेरिका में रहिए लेकिन फिर भी वो आपको वहाँ के मूल निवासी नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपकी रूट कहाँ है, आपकी रूट है इंडिया में। तो इंडिजिनियस पीपल जिनका रूट वहाँ पर है वो पर्टिकुलर लैंड के अंदर, ठीक है, वो इंडिजिनियस पीपल होते हैं। तो वहाँ के ओन लैंड के जो पीपल हैं उनको भी क्या कर दिया था इन्होंने, डिस्प्लेस्ड कर दिया था। क्या कर दिया था, डिस्प्लेस्ड कर दिया था। द ब्रिटिश, द डच, द पोर्चुगीज एंड द फ्रेंच ऑल डिवाइस सेवरल वेज फॉर डिमोरलाइजिंग द इंडिजिनियस पीपल। इन्होंने बहुत सारे जो है वेज, सेवरल वेज अपनाए थे डिमोरलाइजिंग
इंडिजीनियस पीपल, हम सभी जो इंडिया के पीपल हैं इंडिजीनियस पीपल है, राइट। हम सब जो इंडियंस हैं वो इंडिजीनियस पीपल हैं। तो हम लोगों को इन्होंने डिमोरलाइज करने के लिए बहुत सारे अलग अलग वेज बनाए थे, लेकिन हम डिमोरलाइज हुए नहीं और हमने अपनी इंडिपेंडेंस ले ली, जैसा हमें सभी लोगों को पता है। यूरोपियन नीडेड टू कैप्चर न्यूअर मार्केट प्लेसेस फॉर देयरिंग देयर सरप्लस गुड्स which were increasingly accumulating as the result of mass production caused by industrialization और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। अब ये पॉइंट मेन इंपॉर्टेंट है। यूरोपियन कंट्रीज जो थी उनको बहुत सारी मार्केट प्लेसेस चाहिए थी। अब मार्केट प्लेसेस क्यों चाहिए थी? मार्केट प्लेसेस उन्हें इसलिए चाहिए थी क्योंकि 18th सेंचुरी में हमने पढ़ा है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था। अब जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ तो मतलब क्या, देखो मैं सबको बताने के लिए समझाने के लिए बता दूं। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था मतलब जो मैन मेड प्रोडक्ट्स थे अब वो इंडस्ट्रीज मतलब मशीन्स के जो हेल्प से बनाए जाते थे। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था तो जो पहले प्रोडक्ट बनाए जाते थे मैन मेड प्रोडक्ट थे, उसमें जो था कॉस्ट ज़्यादा लगता था, प्लस उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता था और प्रोडक्शन बहुत थोड़ी सी होती थी। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होने वाला लगा। मास प्रोडक्शन जिसे बोलते हैं, मास प्रोडक्शन मतलब कम पैसे में कम कॉस्ट लगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया, कम टाइम लगा, ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, और हमारा टाइम भी सेव हुआ और प्लस यहाँ पर लेबर का कॉस्ट भी कम लगा क्योंकि अब मशीन्स काम कर रही हैं, इंडस्ट्रीज में काम हो रहा है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो गया है। इसकी वजह से क्या हुआ था, यूरोप में बहुत ज़्यादा मास प्रोडक्शन होने लगा था कमोडिटीज़ का और गुड्स का। तो ये जो उनका सरप्लस गुड्स थे, सरप्लस गुड्स मतलब जो बहुत ज़्यादा बच जाते हैं, जिनका उनकी कंट्री में कंजप्शन नहीं हो पाता है। फॉर एग्जांपल हमारी कंट्री के अंदर सरप्लस प्रोडक्ट बता रही हूँ, अब एक कंट्री के अंदर 100 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, वहाँ की पॉपुलेशन है सिर्फ और सिर्फ 70, ठीक है, तो 100 - 70 जो 30, ये जो सरप्लस प्रोडक्ट है ये क्या होगा, इसका क्या होगा, ये जो सरप्लस प्रोडक्ट था 30, इसके लिए क्या किया, ये जो 30 कमोडिटी इनके पास बच गई थी, जो ठीक है सामान इनके पास सरप्लस गुड्स अवेलेबल थे, इसके लिए इन्होंने क्या करा, बहुत सारी मार्केट प्लेसेस को आइडेंटिफाई करना, डिस्कवर करना चालू किया। तो इन्होंने क्या किया, अपनी अपनी कॉलोनीज बना ली, जिससे इन्हें क्या फ़ायदा हुआ, रॉ मटेरियल भी मिला और अपने जो सरप्लस गुड्स थे वो वहाँ पर सेल कर देते थे। बिसाइड दे ऑल्सो नीड एडिशनल सोर्सेज दैट वुड प्रोवाइड एम्पल रॉ मटेरियल। In the later half of the 19th century, England had built a very flourished trade as a result of industrial revolution. अब क्या हुआ, जब लेटर हाफ ऑफ 19th सेंचुरी की बात करेंगे तो इंग्लैंड ने बहुत ही ज़्यादा अपना जो ट्रेड था उसको बहुत ही ज़्यादा फ्लरिश कर लिया था। फ्लरिश मतलब बहुत ज़्यादा अलग अलग कंट्रीज़ के साथ में उसका ट्रेड होता था, ठीक है, वो अलग अलग कंट्रीज़ के साथ में ट्रेड करता था और बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ में ट्रेड करने की वजह से उसका जो फ्लरिशिंग ट्रेड बताया गया है, क्यों हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर देखिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से हुआ है। The British, with the help of their naval forces, had established supremacy in Asia and African countries, earning surplus profit, investing surplus profit, increasing। अब ये जो ब्रिटिश थे, ये हमेशा याद रखना, हिस्ट्री जब भी पढ़ेंगे हम, ब्रिटिश जो थी वो सुप्रीम थी, उनका जो सुप्रीम पावर था किस में था, नेवल फोर्सेस में था। ये हमेशा इम्पॉर्टेंट है, नेवल फोर्सेस के अंदर जो ब्रिटिश का पावर था वो बहुत ही ज़्यादा था, उनकी सुप्रीमेसी थी, ठीक है, उनके आगे कोई भी नहीं था, ठीक है, ना आगे कोई ना पीछे कोई, समझ जाओ। तो ये नेवल फोर्सेस की बात हो गई ब्रिटिश कि एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज़ में, एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज़ में। अब यहाँ पे सरप्लस प्रॉफिट जो जनरेट हो रहा था, इन्वेस्टिंग सरप्लस प्रॉफिट, इंक्रीजिंग ट्रेड विद द कॉलोनीज फॉर गुड इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन द इन्वेस्टमेंट, दिस वॉज एन अनएंडिंग चेन, ठीक है, ये जो चेन है इसको समझो। पहले क्या हुआ, उन्होंने सरप्लस प्रॉफिट अर्न किया, उसी प्रॉफिट को उन्होंने इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करने से उन्हें और ज़्यादा प्रॉफिट मिला। अब यही चेन, मतलब ये चेन क्या है, पहले प्रॉफिट मिला, उसे इन्वेस्ट किया, फिर प्रॉफिट मिला,
फिर उसे री इन्वेस्ट कर दिया, बस इतना ही है, ठीक है, सिंपल वे में। तो ये एक अनएंडिंग चेंज थी। फ्रांस, बेल्जियम, इटली एंड जर्मनी वेर द कंट्रीज हु लाइक इंग्लैंड स्ट्रोव टू इस्टेब्लिश कॉलोनीज। अब ये जो कंट्रीज हैं अलग अलग लाइक करती थी इंग्लैंड का, स्ट्रोव टू इस्टेब्लिश कॉलोनीज। अब यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग वेरियस कॉजेस दिए हैं ऑफ द राइज ऑफ कॉलोनियलिज्म, इसे हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। अब ये कॉजेस क्या हैं? बहुत सारे अलग अलग वेरियस कारण होते हैं कॉलोनियलिज्म के पीछे। कॉलोनियलिज्म क्या है हमने स्टडी किया है, जो डेवलप्ड नेशन होते हैं वो लेस डेवलप्ड नेशन के ऊपर रूल करते हैं, पॉलिटिकली रूल करते हैं, उनका पूरा पॉलिटिकल कंट्रोल होता है उस लेस डेवलप्ड कंट्री के ऊपर, और वो उसको इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट भी करते हैं। फॉर एग्जांपल इंग्लैंड ने जब इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाया था तो उसने पॉलिटिकली एज वेल एज इकोनॉमिकली इंडिया को एक्सप्लॉइट किया था। फर्स्ट जो हम कारण पढ़ेंगे कि राइज क्यों हुआ कॉलोनियलिज्म का, वो है इंडस्ट्रियल कॉन्सिक्वेंसेस। इंडस्ट्रियल कॉन्सिक्वेंसेस में बताया है जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था तो प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया था एनॉर्मसली। एनॉर्मसली मतलब बहुत ही ज़्यादा, बिकॉज ऑफ द न्यू मशीन्स। मैंने आपको पहले ही बताया इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन क्यों हुआ था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जो न्यू मशीन्स थी उसकी वजह से प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया था। However, the rate of local consumption was much lesser compared to the surplus rate of production. ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। जो कंजप्शन रेट है, लोकल कंजप्शन रेट, फॉर एग्जांपल इंग्लैंड में 100 क्वांटिटीज प्रोड्यूस हो रही हैं और उनकी लोकल कंजप्शन की कैपेसिटी है 70। अब ये जो 100 माइनस 70 30, ये जो सरप्लस प्रोडक्ट बच गया है इसको बेचना है, इसको सेल करना है, क्योंकि ये तो ज़्यादा सरप्लस प्रोडक्ट बन गया है, ठीक है, ज़्यादा सामान बन गया है हमारे पास में, अब हमें तो कहीं ना कहीं सेल करना है भाई। तो इन्होंने कॉलोनियलिज्म का सहारा लिया। Hence the immediate need of the European was to find new marketplaces for selling their products. तो इन्होंने क्या किया, यूरोपियन कंट्रीज ने क्या किया, इन्होंने बहुत सारे मार्केट प्लेसेस को आइडेंटिफाई किया, ढूंढा इन्होंने, और वहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स को बेचना चालू कर दिया, सेलिंग करने चालू करे अपने प्रोडक्ट्स का। It was also necessary that those marketplaces be dependable and easy to dominate. ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इट वॉज ऑल्सो नेसेसरी। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया कि जो मार्केट प्लेसेस है जहाँ मैं अपना सामान बेच रहा हूँ वो डोमिनेट करने के लिए ईजी होना चाहिए, ठीक है, वो ईजी होना चाहिए। अब नेक्स्ट जो कारण है, जो कॉज है कॉलोनियलिज्म का, वो है रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। ये भी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के प्लस पॉइंट में आता है। जब देखो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ मतलब मुझे प्रोडक्ट्स ज़्यादा बनाने में हो रहे हैं, पॉसिबल क्यों हो रहे हैं, क्योंकि मेरे पास मशीन्स बहुत अच्छी है। अब जब मुझे ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने हैं तो मुझे रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल होता क्या है, ये होता है कच्चा माल। फॉर एग्जांपल अगर आपको शुगर बनानी है तो शुगर केन आपका रॉ मटेरियल होगा, ठीक है, शुगर केन क्या होगा, रॉ मटेरियल होगा। और फाइनेस्ट प्रोडक्ट मतलब जो आप बना रहे हो वो क्या बना रहे हो, वो आप शुगर बना रहे हो, तो रॉ मटेरियल क्या होगा, शुगर केन, गन्ना। गन्ना आपका क्या होगा, रॉ मटेरियल होगा। तो जब हमें शुगर बनानी है, जब मुझे शुगर बनानी है तो मुझे क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, गन्ना चाहिए। तो ऐसा ही जब यूरोपियन कंट्रीज़ को ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने हैं तो उन्हें रॉ मटेरियल्स की बहुत ज़्यादा नीड थी, तो उन्होंने क्या किया, और बहुत ही ज़्यादा लो कॉस्ट में बनानी थी। इट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कंपेयर टू कंपीटिंग नेशन इन द मार्केट। अब यहाँ पर ध्यान ये भी रखना था कि लो कॉस्ट होना चाहिए प्रोडक्शन का, और मार्केट में कंपटीशन भी तो देना है दूसरे लोगों को, तो इसलिए हमारा जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो मिनिमम होना चाहिए। नेक्स्ट है डिज़ायर टू क्रिएट मोनोपोली इन द मार्केट एंड नीड टू प्रोक्योर रॉ मटेरियल एट अ चीपर रेट वेर टू मेजर फैक्टर्स विच मेड इट एसेंशियल फॉर द यूरोपियन नेशन टू इस्टेब्लिश क्लियर सुप्रीमेसी। मतलब यहाँ पर सिर्फ एकदम इजी में मैं बताती हूँ, मोनोपोली मतलब सिंगल सेलर होता है। तो यूरोप
मतलब जो इंग्लैंड है वो क्या चाहता था कि यूरोपियन नेशंस क्या चाहते थे, मोनोपोली होना चाहिए उनका मार्केट के अंदर, क्योंकि मोनोपोली के अंदर वो खुद ही डिसाइड करते हैं प्रोडक्ट का प्राइस। ठीक है, ये अच्छे से सुनो, मोनोपोली के अंदर जो सेलर है वो खुद ही डिसाइड करता है प्राइस। ठीक है, और 2 मेजर फैक्टर्स थे ये, और वो बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल थे यूरोपियन नेशंस के लिए। टू इस्टेब्लिश क्लियर सुप्रीमेसी, उन्हें क्या बहुत ही ज़्यादा सुपर पावर मतलब सुप्रीमेसी लानी थी, उनका ही रूल लाना था किसके अंदर, मार्केट के अंदर। जब वो सप्लाई करेंगे प्रोडक्ट तो उसकी जो थी सुप्रीमेसी होनी चाहिए, यूरोपियन कंट्रीज की ही सुप्रीमेसी होनी चाहिए, उनका ही अकेला शासन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल उनको ही अकेला जो है वो सुप्रीम होने चाहिए, बहुत ही ज़्यादा बड़े होने चाहिए, उनके सब सामने छोटे छोटे होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी उनको मार्केट के अंदर भी अपना जो पावर है बहुत ज़्यादा पावर चाहिए था, इसलिए उन्होंने ये सारा कुछ किया। लो कॉस्ट प्रोडक्शन ने उन्हें क्या चाहिए था, लो कॉस्ट पे रॉ मटेरियल चाहिए था, और उनका डिज़ायर क्या था, वो क्रिएट करना चाहते थे मोनोपोली इन दी मार्केट, और मटेरियल्स को कितना, रॉ मटेरियल्स को चीपर रेट्स पे उन्हें डिस्कवर करना था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सरप्लस कैपिटल। द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एडेड टू द वेल्थ ऑफ यूरोपियन कैपिटलिस्ट हु वेर ऑलरेडी रिच। अब ये जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था उसकी वजह से जो यूरोप में जो कैपिटलिस्ट क्लास होती है, ठीक है, कैपिटलिस्ट क्लास जो पहले से ही रिच होती थी, मतलब बहुत ज़्यादा एकदम सेठ वेठ होते हैं, ठीक है, मैं एग्जांपल एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ, वो और भी ज़्यादा रिच हो गए। ठीक है, वो और भी ज़्यादा करोड़पति और मिलियनेयर बिलियनेयर बन गए। क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से क्या हुआ था, ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ था, ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट हो रहा था, तो क्या हो गया था, कैपिटलिस्ट क्लास के पास और ज़्यादा पैसा हो गया था। तो ये क्या कर रहे थे, दे स्टार्टेड सर्चिंग फॉर सिक्योर मार्केट टू इन्वेस्ट देयर सरप्लस फंड। अब इनके पास में और ज़्यादा पैसा आ गया है, ये बहुत ज़्यादा करोड़पति से मिलियनेयर बिलियनेयर बन गए हैं, तो इनके पास ज़्यादा पैसा है। अब इन्हें क्या करना है, अब फिर से इन्हें इन्वेस्ट करना है कहीं पर। ठीक है, इन्हें क्या करना है, फिर से इन्हें कहीं तो इन्वेस्ट करना है मार्केट के अंदर, जहाँ पे इनका पैसा कैसा रहे, सिक्योर रहे, सिक्योर। ठीक है, उसको कुछ भी हो ना, लेकिन उससे प्रॉफिट मिले इन्हें। ठीक है, इन्हें और मतलब चाहिए पैसे, तो इन्हें क्या करना है, इन्वेस्ट करना है अपना सरप्लस फंड। द मार्केट इन दी लेस डेवलप्ड कंट्रीज वर क्वाइट सिक्योर फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू। अब यहाँ पे मेन पॉइंट आया, डेवलप्ड कंट्रीज जो थे, लेस डेवलप्ड कंट्रीज जो थे वो सिक्योर प्लेसेस थे। ठीक है, कि वो अपना जो प्राइस है वो इन्वेस्ट करते थे उसके अंदर। Thus, the availability of surplus capital facilitated the rise of colonialism. इसी की वजह से क्या हुआ, कैपिटलिज्म फैसिलिटेट किया इन्होंने कोलोनियलिज्म को। नेक्स्ट है सोर्सेस ऑफ मिनरल्स। द कंट्रीज इन एशिया एंड अफ्रीका हैड रिच सोर्सेस ऑफ मिनरल्स लाइक गोल्ड, डायमंड्स, सिल्वर्स एंड कोल एक्सेट्रा। अब हम सभी को पता है एशिया और अफ्रीका की कंट्रीज में बहुत ही ज़्यादा मिनरल्स मिलता है। ठीक है, अब ये जो मिनरल्स थे अवेलेबल एशिया और अफ्रीका के अंदर, ये बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, तो यूरोपियन कंट्रीज़ को क्या चाहिए था, रॉ मटेरियल चाहिए था, और ये सारे जो मिनरल्स थे ये भी उन्हें चाहिए थे। तो ज़्यादा से ज़्यादा यूरोपियन मर्चेंट्स अट्रैक्ट होते थे टूवर्ड्स एशिया एंड अफ्रीका। ये दो नेशंस के ऊपर, ये दो रीजन्स जो हैं, इनके पास अट्रैक्शन का सिर्फ और सिर्फ यही कारण था कि इनके पास सोर्सेस ऑफ मिनरल्स बहुत ही ज़्यादा थे। अब इसी की वजह से कॉलोनीज जो थी वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉलोनियलिज्म राइज हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कॉज का। नेक्स्ट पॉइंट है जोग्राफिक इम्पॉर्टेंस। अब यहाँ पर जोग्राफिक इम्पॉर्टेंस ने भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया था टू राइज कॉलोनियलिज्म के बहुत ज़्यादा अलग अलग कॉजेस हैं, कारण हैं। ठीक है, तो उसमें से जोग्राफिक इम्पॉर्टेंस भी एक कारण है। यूरोपियन नेशंस जो थे उन्होंने रियलाइज़ किया था कि जोग्राफिक लोकेशंस भी एशिया और अफ्रीका की बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। इसी वजह से इन्होंने क्या किया, एशिया और अफ्रीका को अपनी कॉलोनी बनाया।
ठीक है, यहाँ पे आपको बताया है माल्टा, गिब्राल्टर, एडन, सिंगापुर, Andaman and Nicobar were some such regions where the British established their hold. अब ये जोग्राफिकल इम्पोर्टेंस इसलिए थे क्योंकि यहाँ पर पोर्ट्स अवेलेबल थे, और पोर्ट्स अवेलेबल होने के कारण जो था इनका जो ट्रेड था वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो रहा था। नेक्स्ट पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर। यूरोपियन मर्चेंट्स नीडेड लार्ज नंबर ऑफ लेबरर्स एट अ वेरी चीप रेट। द कॉलोनीज फुलफिल्ड दिस नीड, लेटर इट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द बूम इन द स्लेव ट्रेड। अब यहाँ पे ये जो अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर है ये इन्हें रॉ मटेरियल्स को निकालने और जो रॉ मटेरियल्स को सप्लाई करने के लिए ज़्यादा ज़रूरी थी। ठीक है, यूरोपियन मर्चेंट को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी लेबरर्स की, लेकिन बहुत ही कम पैसों में। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कम रेट पर, चीपर रेट पर उन्हें क्या चाहिए थे, लेबर्स चाहिए थे। तो कॉलोनीज ने क्या किया, द कॉलोनीज फुलफिल दिस नीड। अब ये जो कॉलोनीज थी, ये जो लेस डेवलप्ड नेशन के पर्सन्स थे, ये एज अ लेबर सप्लाई, ठीक है, लेबर बनने लगे थे किसके, यूरोपियंस के। लेटर इट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द बूम इन द स्लेव ट्रेड, और उसके बाद में स्लेव ट्रेड में भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई, क्योंकि जो लेस डेवलप्ड नेशंस के जो पर्सन्स थे उनको स्लेव ट्रेड में भी ढकेल दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है द फीलिंग ऑफ रेशियल सुपीरियरिटी। द यूरोपियन कॉलोनिस्ट क्लेम्ड इट टू बी देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू सिविलाइज द पीपल इन एशिया एंड अफ्रीका। अब यहाँ पर यूरोपियन कॉलोनिस्ट क्लेम करते थे और बोलते थे कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लेस डेवलप्ड नेशन के लोगों को सिविलाइज्ड मतलब अच्छे ढंग से जीना सिखाएं। ऐसा ये लोग सोचते थे एशिया और अफ्रीका के लोगों के बारे में। ये सोचते थे कि हमें इन लोगों को क्या सिखाना है, सिविलाइज्ड ढंग से अच्छे से रहना सिखाना है। ठीक है, ये लोग ऐसा सोचते थे। ये सोचते थे हम रेशियल मतलब ये बहुत ज़्यादा सुपीरियर है और जो एशिया और अफ्रीका के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फीरियर हैं। दिस अस्यूम्ड रोल ऑफ द यूरोपियन रिजल्टेड इन द कन्वर्शन ऑफ मेनी एशियन एंड अफ्रीकन पीपल टू क्रिश्चियनिटी। इसी वजह से क्या हुआ, कन्वर्शन हुआ बहुत सारे लोगों का, अफ्रीकन और एशियन लोगों का क्रिश्चियनिटी में। दिस ऑल्सो हैव द ग्रोथ ऑफ कॉलोनियलिज्म। यहाँ पे हमारे सारे के सारे पॉइंट कवर हो गए हैं। कॉजेस ऑफ राइज ऑफ कॉलोनियलिज्म नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं और आगे का चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। तो सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट। प्लीज शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।